नमस्कार सभी साथियों को, कैसे हैं आप सभी। मैं इंजीनियर सत्येंद्र सिंह, तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं राजस्थान के ज्योग्राफी का जो हमारा फ्री कोर्स चल रहा है, उसकी ही सीरीज में आज हम जो पढ़ेंगे वो है राजस्थान के भूगोल में अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र की आज हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान में अपवाह तंत्र किस प्रकार का है। आपके टॉपिक है अपवाह तंत्र। इससे पहले कि हम अपवाह तंत्र पढ़ें, मैं आपको बता चुका हूं और हम पढ़ भी चुके हैं कि राजस्थान का स्थिति विस्तार क्या है। उसका फायदा आज आपको यहाँ अपवाह तंत्र में मिलने वाला है। आप देखेंगे कि जो अपवाह तंत्र है इसी को हम ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। तो आज की जो सारी क्लास है वो इसी पर बेहाव है, आपके अपवाह तंत्र पर। राजस्थान में अपवाह तंत्र की बात करें तो उसमें आप देखोगे एक तो राजस्थान में आपको नदियां देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेंगी? नदियां देखने को मिलेंगी। और क्या देखने को मिलेंगे आपको? तालाब देखने को मिलेंगे। नदियां, तालाब, झीलें, ये सारी चीजें हमें जल के सोर्सेस के रूप में देखने को मिलती है। ठीक है, नदियां, तालाब, झरने, इन्हीं से ही मिलकर, जैसे नदियां हैं, ये कोई नदी निकल रही है, मान लो ये नदी जिस तरह के एरिया को कवर करती है या जिस एरिया को ये पानी उपलब्ध करवाती है उसे हम नदी बेसिन क्या होता है, जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है। दो चार टर्म्स हैं वो पहले हम समझेंगे। तो चलिए इसकी टर्म्स को समझते हैं। पहले ये टर्म्स क्या है? पहली टर्म, नदी जहां से निकलती है, नदी जहां से निकलती है, उस वर्ड के लिए मैं इस पूरी क्लास में यूज करूंगा उद्गम। क्या वर्ड? उद्गम। उद्गम बोले तो अंग्रेजी में ओरिजिन। ओरिजिन कि कोई नदी कहां से निकलती है, उसका ओरिजिन क्या है या उद्गम क्या है। एक आएगा उसका बहाव, बहाव क्षेत्र, उसे बोलते हैं प्रवाह या अपवाह क्षेत्र। प्रवाह या अपवाह क्षेत्र। एक और आएगा जिसे हम कहते हैं मुहाना। जहां नदी समाप्त हो जाए, जहां पर नदी समाप्त हो जाएगी उसे कहेंगे मुहाना, एग्जिट पॉइंट। ठीक है, ये वाली आप एक बार आप नोट कर लें कि नदी निकलती है उसको क्या कहते हैं, बहाव क्षेत्र क्या कहते हैं, समाप्ति को क्या कहते हैं। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगली जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे अपवाह की। किसकी? अपवाह। अपवाह क्या होता है? आपसे परिभाषा पूछ ली जाए कि व्हाट इज द मीन ऑफ अपवाह, आपसे पूछ लिया जाए कि अपवाह तंत्र क्या है, अपवाह तंत्र या अपवाह जाल क्या है। आपसे पूछ लिया जाए कि कैचमेंट एरिया क्या होता है, जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है, जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है, कैचमेंट एरिया क्या होता है। ठीक है, चलो बताएं क्या आंसर होना चाहिए। हाँ, सुनना कि अपवाह से मतलब है हमारा, अपवाह से हमारा मतलब है कि जल का उच्च स्थान से निम्न स्थान की ओर गमन या प्रवाह की ओर
गमन या प्रवाह क्या कहलाएगा? आप कहोगे सर अपवाह कहलाएगा। जल का उच्च स्थान से निम्न स्थान की ओर गमन या प्रवाह क्या कहलाता है? अपवाह कहलाता है। इसी अपवाह को हम प्रवाह के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि कोई नदी है, इस तरह से बह रही है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? ये इसका अपवाह हो जाएगा। और ये नदी उच्च स्थान से निम्न स्थान की ओर बह रही है। उच्च स्थान से निम्न स्थान की ओर क्या कहलाएगा? ये तो आपको समझ में आ गई होगी अपवाह क्या होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका अपवाह। अब क्या होगा? अपवाह तंत्र की बात करें। किसकी बात करें? अपवाह तंत्र की बात करें तो मान लो इस तरह से आपकी कोई नदी है, ठीक है। नदी के साथ साथ में उसकी सहायक नदियां भी होंगी, ब्रांचेस, ट्रिब्यूटरीज, इस तरह की। किसी नदी की इस तरह क्या होंगी? उसकी ट्रिब्यूटरीज होंगी। यहाँ से ये देखो, ये जो ब्रांचेस हैं वो जो ब्लैक ब्लैक दिख रही है उस नदी में आके मिलेंगी, और जो ब्लैक ब्लैक दिख रही है इसे हम बोलते हैं मुख्य नदी। कौन सी नदी? मुख्य नदी। मुख्य नदी के अंदर आकर मिलने वाली नदियां, ये जो नदियां हैं छोटी छोटी, इनको बोलते हैं सहायक नदी। क्या बोलते हैं? सहायक नदी, हेल्पिंग रिवर, ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदी। ये जो सहायक नदियां मेन नदी में आ रही है, इसके बाद में इन सहायक नदियों की भी छोटी छोटी उप सहायक नदियां होती हैं। इनकी भी उप सहायक नदियां होती हैं। दिख रहा आपको? सहायक नदियों की भी उप सहायक नदियां होती हैं। इन नदियों के द्वारा, इन सहायक नदियों के द्वारा और सहायक की भी सहायक मतलब उप सहायक नदियों के द्वारा जिस तरह के जाल का निर्माण कर दिया जाता है उसे हम कहते हैं अपवाह जाल। और जाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेट कहते हैं। क्या कहते हैं? नेट कहते हैं। तो ये क्या हो गया? अब आप कह सकते हो कि मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी तथा उसकी उप सहायक नदियों द्वारा जिस तरह की एक जाल, जिस तरह का एक ये संरचना बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र या अपवाह जाल के नाम से जानते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब जल ग्रहण क्षेत्र को हम आगे देख लेंगे अगली स्लाइड में। ये वाली बात यहाँ तक क्लियर है? सभी लोग एक बार यस कर दें। सभी लोग यस कर दें। बिल्कुल। चलें, स्क्रीनशॉट लेना, ले लो, फटाफट ले लो, स्क्रीनशॉट भी ले लो इसका। चलो बढ़ते हैं। अगली जो टर्म थी हमारी वो थी जल ग्रहण क्षेत्र को लेकर। जल ग्रहण क्षेत्र को लेकर, जल ग्रहण क्षेत्र, इसको कहते हैं कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया, जैसे कि अभी मैंने बात की थी कि यदि ये कोई नदी है, ये एक नदी है जो आगे जा रही है, इसी की ही कुछ सहायक नदियां हैं जो इसमें आ रही हैं। दिख रही है ना आपको यहाँ से? इसकी मुख्य नदी की अंदर आने वाली, आकर मिलने वाली नदियां सहायक नदियां, और सहायक नदियों के अंदर आके मिलने वाली उप सहायक नदियां। कैसी नदियां? उप सहायक नदियां। देख रहे हो आप? उप सहायक नदियों द्वारा भी एक कैचमेंट एरिया का निर्माण किया जा रहा है, या इसके द्वारा जितना जल लाया जा रहा है या जितना जल प्रोवाइड करवाया जा रहा है, उपलब्ध करवाया जा रहा है जितने भी क्षेत्र को, उसे हम क्या कहते हैं? कैचमेंट एरिया। इस पूरे स्ट्रक्चर द्वारा, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये जो पूरी स्ट्रक्चर है, इसके द्वारा जितने भी फील्ड को इस पूरे स्ट्रक्चर में पानी दिया जाएगा, उपलब्ध करवाया जाएगा, उसे हम बोलेंगे जल ग्रहण क्षेत्र। मुख्य नदी और सहायक नदी तथा सहायक नदियों की भी सहायक नदी, उप सहायक नदियों द्वारा जितने एरिया को पानी प्रोवाइड करवाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कैचमेंट एरिया के नाम से जानते हैं। ठीक है? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो, हो गया क्लियर? एक और टर्म आती है
वो टर्म्स क्या है वो देख लें एक बार। उसे कहते हैं हम नदी बेसिन, नदी बेसिन या द्रोणी, नदी बेसिन या द्रोणी। इसमें क्या होता है, ये आपकी एक नदी है, इस नदी की भी कुछ सहायक नदियां दिखेगी, आप दिख रही है ना आपको यहाँ। इस नदियों की जो सहायक नदियां हैं उनके मध्य का जो क्षेत्र होता है वो द्रोणी या बेसिन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि इन दो नदियों के मध्य का ये जो क्षेत्र है, इन दो नदियों के मध्य का जो क्षेत्र है उसे हम बेसिन के नाम से जानते हैं। जैसे एक ये बेसिन हो गया, एक बेसिन आपका ये हो गया। अब देखो जैसे ये चंबल नदी के अंतर्गत किया जा रहा है या तो चंबल बेसिन, बनास के अंदर किया जा रहा है तो बनास बेसिन। मतलब नदियों के मध्य में जो स्थान घेरा जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, नदी बेसिन के नाम से जानते हैं। ये क्या है, नदी बेसिन। दो नदियों के मध्य का स्थान क्या कहलाएगा, बेसिन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेसिन। बेसिन को ही हम क्या कहते हैं, द्रोणी के नाम से कहते हैं ना, चंबल बेसिन, माही बेसिन। और उसकी नदी, मुख्य नदी, ये कौन सी नदी है, मुख्य नदी। ये कौन सी नदी है, सहायक नदी। मुख्य नदी की सहायक नदियों के मध्य जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं, बेसिन के नाम से या द्रोणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, इसका ले लिया है, इसका है सॉरी कैचमेंट, एक हमने पढ़ा था अफवाह तंत्र, एक अफवाह पढ़ा और एक पढ़ा हमने अफवाह जाल या अफवाह तंत्र। ठीक है, चारों परिभाषाएं क्लियर है, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ओके, चलें आगे। आगे हम बात करेंगे, तो अब बात करेंगे हम भारत की। किसी बात करेंगे, भारत की बात करते हैं। ये आपका ज्यादा छोटा हो जाएगा, आप इसी तरह समझ लो। ठीक है, अब भारत में आप बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक सागर दिखता है आपको, जो है आपके अरब सागर। कौन सा सागर, अरब सागर। अरब सागर के यहाँ इधर देखें तो एक खाड़ी मिलती है, बंगाल की खाड़ी। किसकी खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ये जो अरब सागर है और ये बंगाली खाड़ी, इसको मैं क्यों समझा रहा हूँ, इसको मैं क्यों समझा रहा हूँ, सुनना। आपको पता है अच्छे से कि यहाँ पर हमारी अरावली है। क्या है, अरावली। ये अरावली पर्वतीय प्रदेश है, आपने पढ़ा है अच्छे से, है ना। अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान में जो जल है उसको या तो लेके जाएगा अरब सागर में, या तो लेकर जाएगा अरब सागर में इस तरह से, या लेके जाएगा बंगाली खाड़ी में। कहां पर, बंगाली खाड़ी में, या लेके जाएगा बंगाली खाड़ी में। ये तो बंगाली खाड़ी में लेके चले जाते हैं, ये चला गया। तो मतलब बात ये हो गई कि ये जो अरावली है आपकी, अरावली
राजस्थान के जल को, या मैं कह दूं नदियों के जल को, राजस्थान में ये अरावली आपकी अरावली पर्वतमाला, या तो इस जल को, ये कौन सी दिशा होती है, पूर्व दिशा होती है, या तो इस जल को, नदियों के जल को पूर्व दिशा में ले जाएगी, या इस जल को पश्चिम दिशा में लेके चली जाएगी। किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। इसीलिए अरावली को हमने पढ़ा भी था, अरावली पर्वतीय प्रदेश में इस अरावली को जल विभाजक का भी नाम दिया जाता है। किसका? जल विभाजक। और ये अरावली के बारे में इतना ये भी बताया था कि राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली से होता है। ठीक है, तो अरावली के पूर्व से में जितनी भी नदियां जाएंगी वो अपना जल कहाँ लेकर जाएंगी? तो आप कह दोगे सर बंगाली खाड़ी में लेके जाएंगी, हाँ या ना? और जितनी भी सारी नदियां हैं जो अपना जल पश्चिम की ओर लेके जाएंगी तो वो किस सागर में डालेंगी? आप कहोगे अरब सागर में डालेंगी। इसके बाद में जो नदियां अपना जल अरब सागर में डालेंगी, उन्हें कह देंगे अरब सागर तंत्र की नदियां। क्या बोलेंगे? अरब सागर तंत्र की नदियां। हेलो, सॉरी सर, अभी क्लास है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अभी मेरी ऑनलाइन क्लास है सर, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ घंटे भर। ओके, तो जो नदियां अपना जल अरब सागर में लेके जाएंगी उन्हें कहेंगे हम अरब सागर तंत्र की नदियां। कौन सी? अरब सागर अपवाह तंत्र की नदियां और वे नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में लेकर जाएंगी उन्हें कहेंगे हम बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की नदियां। बंगाली खाड़ी अपवाह तंत्र की नदियां। बात करें हम राजस्थान के संदर्भ में, यदि हम बात करते हैं तो आप ध्यान रखना कि बंगाल की खाड़ी में लगभग 17.4% नदियां अपना जल लेकर जाती हैं। कितना? 17.4%। जबकि अरब सागर में, बंगाल खाड़ी में 22.4% नदियां यहां पर लेके जाती हैं अपना जल, जबकि अरब सागर में लेके जाती हैं 17.4% नदियां। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो कुछ नदियां हैं जो कि 60.2% सबसे ज्यादा है इनका तंत्र, उन्हें हम डालते हैं अपवाह तंत्र की नदियों में। आंतरिक अपवाह। कौन सा अपवाह? आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां। आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां मतलब ऐसी नदियां जिनका उद्गम तो फिक्स है परंतु उनका मुहाना फिक्स नहीं है, मतलब बीच में ही कहीं विलुप्त हो जाती हैं। उनका उद्गम जरूर होता है लेकिन वो कहीं बीच में ही विलुप्त हो जाती हैं। ये तो वो वाली बात हो गई, आप घर से तो निकले थे स्कूल के लिए, लेकिन घर से आप कहाँ चले गए? घर से तो निकले, उद्गम तो हुआ है तुम्हारा, लेकिन स्कूल ना पहुंचकर आप कहीं बीच में ही एंजॉय करने लगे हो, वो वाली बात हो गई। तो ऐसी नदियां जिनका उद्गम तो फिक्स होता है लेकिन वो रास्ते में कहीं विलुप्त हो जाती हैं या मुहाने तक नहीं पहुंच पाती, उन्हें आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां कहते हैं। जो कि राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो 60.2%
हैं नदियों के 100% में से। अरब सागर तंत्र की नदियां राजस्थान में कितने प्रतिशत हैं? 17.4%। और जबकि बंगाली खाड़ी की हैं आपके 22.4%। हाँ, फटाफट से एक बार देख लें इसको। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, और यदि आपको लिखना है तो एक बार लिख सकते हो इसको। फटाफट करें। चलो, डन। ठीक है, अब मैं इसको आपको बता देता हूँ राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान का अपवाह तंत्र। इसमें आपको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से बहुत अच्छे से याद रह जाएगा कि नदियों को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। दोनों ही राजस्थान में 3 भागों में। राजस्थान में कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से भाग हैं? एक ये, एक ये, एक, 2 और 3। कौन कौन से 3 भाग हैं देखना आप। अपवाह तंत्र में पहला भाग, ऐसी नदियां, उधर क्या है? बंगाली खाड़ी है, इधर अरब सागर है। ऐसी नदियां जो अपना जल अरब सागर में लेके चली जाती हैं, उन्हें अरब सागर तंत्र की नदियां कहते हैं। अरब सागर अपवाह तंत्र की नदियां, अरब सागर अपवाह तंत्र की नदियां। ठीक है, ये कितने प्रतिशत भूभाग पर फैली हुई हैं? आप कहोगे सर 17 इनका परसेंटेज कितना है? 17.4%। कितना प्रतिशत? 17.4%। ऐसी नदियां जो कि बंगाली खाड़ी में, कहाँ पर? बंगाली खाड़ी में अपना जल लेके जाती हैं, तो उन्हें कहते हैं बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की नदियां। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की नदियां। ठीक है, क्लियर है क्या बात? क्लियर है तो एक बार सेशन को लाइक करते जाएं, और कोई क्वेरी है तो कमेंट करते जाएं आप मुझे। तो ये हैं आपके लगभग 22.4% भूभाग पर, 22.4% इस तरह की नदियां हैं जो कि अपना जल कहाँ लेके जाएंगी? बंगाली खाड़ी में। अब बचती हैं वे नदियां जिनका उद्गम फिक्स लेकिन मुहाना क्लियर नहीं होता है, उन्हें कहते हैं आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां। आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां, आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां। और ये राजस्थान में सर्वाधिक परसेंटेज रखती हैं, लगभग 60.4%। 60.4%। हाँ, फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आगे बात करें हम। क्लियर है सारी बातें? किसी को कोई समस्या? चलो, इसी चीज को आप मैप के थ्रू भी समझ सकते हैं, जैसे कि ये हमारा राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान में हम बात करें अरावली की, तो आपकी अरावली कौन सी है? आप कहोगे सर अरावली ये रही, है ना? हाँ, यहाँ से जो नदियां हैं, कुछ नदियां अपना जल कहाँ लेके जाएंगी? आप कहोगे सर अरब सागर में। अभी तो कहा था आपने, कहाँ पर? अरब सागर में। मैप में ध्यान रखना, ज्योग्राफी को पढ़ना है तो आपके दिमाग में चीजें क्लियर होनी चाहिए मैप को लेकर। यदि मैप क्लियर नहीं है तो ज्योग्राफी पूरी समझ में नहीं आएगी, पूरी ज्योग्राफी आपकी समझ में नहीं आनी है। अब ये जो नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर में लेके जा रही हैं, तो उनको इस तरह से आप शो कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? आपको हाँ सर कर सकते हैं, बिल्कुल।
इससे क्या होगा आपको पता चलेगा। सर ने अरब सागर इधर लिखा था और अरब सागर में हमने कितना बताया था, 17 पॉइंट, लगभग 17। आपको सर 17.4 ही आएगा क्या? अरे ऐसे भी आ सकता है भाई, 17 से 18%, ये भी सही होगा। ठीक है ना, समझ रहे हो कि आप मुझे ब्लेम करने लग जाओ। इसका तो कुछ नदियां ऐसी होंगी जो अपना जल कहाँ पे लेके जाएंगी, बंगाली खाड़ी में। कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल खाड़ी में कितनी ले जाएंगे, तो आपको सर 22.4%। एग्जैक्टली इस तरह से नहीं आया तो इस तरह से आ जाएगा 22 से 23%, 22 से 23%। ठीक है, तो ये आप इस तरह समझ सकते हैं। अब कुछ नदियां ऐसी हैं जो अपना जल अंदर ही रखती हैं, मतलब उनका उद्गम तो फिक्स है लेकिन मुहाना नहीं हो पाता है। उन्हें कहते हैं आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां, जो कि आपको इस शेड में दिख रही हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां। आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां। ये कितने प्रतिशत, आप हो गए 60.4%, 60.2%, सॉरी, 4 और 4 8, ठीक, ओके। तो आपको समझ में आ गया। अरावली जल विभाजक का काम करती है, सर लिखवा दिया था आपने, जल विभाजक का कार्य करती है। इस तरह का डायग्राम आपके दिमाग में क्लियर होगा, तब हम आगे बात कर पाएंगे चंबल नदी की, बनास नदी की, गंभीर नदी की, बाणगंगा नदी की, पार्वती की, काली सिंध की, इन सभी की हम अच्छे से चर्चा कर पाएंगे। हाँ जी, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें सभी लोग। हो गया डन, चलें, ओके। आगे चलते हैं और आज एक टॉपिक जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आपको मुझे बताएगा कि ऐसी कौन सी नदियां हैं जो अपना जल बंगाली खाड़ी में लेकर जाती हैं, और ऐसी कौन सी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर में लेकर जाती हैं। देखो, याद रखने की जरूरत नहीं आपको, आप सिर्फ ये पढ़ लोगे उसी से काम चल जाएगा। कैसे चलेगा कि सर यहाँ से इस साइड में जो आती होंगी वो सब अरब सागर में जाएंगी, इस साइड नदियाँ कहाँ जाएंगी, अरब सागर में। जैसे कि सर एक माही नदी है जो कि मेहद झील अमरूरू की पहाड़ी एमपी से निकलती है, बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ होते हुए इस तरह से वापस आ जाती है। नदी का नाम क्या हो गया, आपको सर माही नदी। तो पहली नदी आपके सामने आ गई। दूसरी नदी की बात करें जो कि उदयपुर से निकलती है, जिसका नाम है, एक का नाम पश्चिम बनास, एक का नाम है साबरमती। एग्जाम्पल याद हो रहा है आपको पता भी नहीं चल रहा है। साबरमती और पश्चिम बनास, बनास अलग है और पश्चिम अलग है। तो आपको पता चल गया कि अरब सागर की जो नदियां हैं, किसकी, अरब सागर की जो नदियां हैं उनके उदाहरण पूछ ले आपसे, तो आप बोलोगे माही, पश्चिम बनास और साबरमती। और क्वेश्चन भी इसी तरह से आता है, हाँ, क्वेश्चन भी इसी तरह से आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अरब सागर तंत्र की नदी नहीं है या है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला इस नेक्स्ट में देखेंगे तो कुछ नदियां होंगी जो अपना जल कहाँ पे लेके जाएंगी, बंगाल की खाड़ी में। कौन सी खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। ध्यान रखना, बंगाल की खाड़ी में आप देखोगे तो जहानापाव की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जो कि चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली होते हुए यूपी चली जाती है, और यूपी से आगे एक नदी आती है, नदी का नाम है यमुना नदी। कौन सी नदी, यमुना नदी। यमुना नदी में मुरादगंज एक स्थान आता है, मुरादगंज, कौन सा गंज, मुरादगंज। मुरादगंज कहाँ आता है, इटावा में। कहाँ पर, इटावा शहर में, और ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। तो जैसे ये नदी का नाम है चंबल नदी। कौन सी नदी, चंबल नदी। चंबल नदी जैसे यमुना नदी में जाएगी, और यमुना नदी कहाँ चली जाती है, सीधी आपको सर गंगा में होते हुए ये बंगाली खाड़ी में चली जाती है। तो ये नदी किसका उदाहरण हो जाएगी, आपको सर बंगाली खाड़ी तंत्र का उदाहरण। तो पहली नदी क्या आ गई, चंबल।
फिर और हम बात करें तो चंबल के बाद में एक नदी और आती है जो खमनोर पहाड़ी राजसमंद से निकलती है और रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में जाकर चंबल, बनास और सीप एक त्रिवेणी संगम बनाती है। इसका नाम है बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी। तो दूसरा एग्जाम्पल बंगाली खाड़ी तंत्र का क्या आ गया? एक तो आ गया चंबल, चंबल की सर्वप्रमुख सहायक नदी बनास नदी। हाँ या ना? आप हो गए सर, ठीक है। बनास के बाद में और हम बात करें तो चंबल की सहायक नदी है जिसका नाम है काली सिंध। कौन सी सिंध? काली सिंध। काली सिंध की सहायक नदी है आहू। आहू और काली सिंध की एक और सहायक नदी है परवन। काली सिंध, आहू और परवन, ठीक है। इसके बाद में एक नदी और आती है, इस नदी का नाम है पार्वती नदी। एक नदी और आती है जो त्रिवेणी संगम बनाती है, सीप नदी। इसके बाद में एक नदी और आती है, इसका नाम है कूनू नदी। कौन सी नदी? कूनू नदी। उसी तरह से हम और बात करें बनास की तो बनास की कोठारी, खारी, डाई, मोरेल, मानसी, ठीक है। इसके बाद में और चंबल की इधर से बात कर लो तो बामनी नदी भी आएगी इसके अंदर, है ना। बामनी नदी आएगी, मेज आएगी, मेज की सहायक नदी कोराल आएगी। ये सारी सारी जितनी भी चंबल की सहायक नदियां हैं, चंबल और चंबल की सहायक नदियां सभी कहाँ पे जाती हैं? आपको सिर्फ बंगाल की खाड़ी में। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो नहीं कह सकते, लेकिन पुराने परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो एक नदी का नाम आता है बाणगंगा, जो कि कोटपुतली बहरोड से निकलती है, जयपुर होते हुए, जयपुर, दौसा और भरतपुर होते हुए यमुना में मिल जाती थी, जिसे हम किस अपवाह तंत्र के अंदर रखते थे? बंगाली खाड़ी अपवाह तंत्र के अंतर्गत। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो इसके जल स्तर में क्या आ गई है? इसका जल जो है फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं जा पाता है, इसलिए इसे वर्तमान में हम किसके अंदर रखते हैं? इसे हम रखते हैं आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत, आंतरिक अपवाह या प्रवाह के अंतर्गत। आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत ये आ गई। अब और कौन कौन सी है? एक नदी का नाम है काकने नदी, काकने नदी। एक नदी का नाम घग्गर नदी। एक नदी का नाम साबी नदी। घग्गर, साबी, कांतली, रूपारेल, मेंथा, काकने, घग्गर, साबी, रूपारेल, मेंथा। और कौन सी? रूपनगढ़। ये सारी की सारी नदियां किसके अंतर्गत आती हैं? तो आप कहोगे सर ये सारी सारी जो नदियां हैं वो सारी आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत? आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत। तो आपसे एग्जाम्पल पूछ लिया जाए तो आप यहाँ से इजीली इसका आंसर दे पाओगे। हाँ, बिल्कुल इजीली आंसर दे पाओगे। फटाफट से एक बार देख लो, और इसको छापना तो छाप लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ो और कमेंट करो कि यस सर डन हो गया है, आप आगे बढ़ें। चलें क्या? सभी लोग क्लियर हैं तो आगे चलें। चलो, अब जो हम एक प्रमुख नदी और सबसे इम्पोर्टेंट नदी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, उस नदी का नाम है चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। चंबल नदी जिसे हम कामधेनु के नाम से भी जानते हैं, चरमण्यवती के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। राजस्थान की कामधेनु एक गाय भी है। हाँ, कमेंट करके बताएं राजस्थानी कामधेनु किस गाय को कहा जाता है? राजस्थानी कामधेनु किस गाय को कहा जाता है? कमेंट करें फटाफट से। तो देखो, आप देख पाओ, एक बार मैप इंपोर्ट करता हूँ आपके सामने ताकि मैं अपने आप प्रॉपर जिलों की प्लेसिंग्स देख पाऊँ। राजस्थान का मैप आपके दिमाग में क्लियर होना ही चाहिए क्योंकि नए ज़िले भी बन चुके हैं और लगभग नए ज़िले अब स्थायी होने वाले हैं। हाँ, नए ज़िले का मैप है भी या नहीं? चलो, इससे काम चलाना पड़ेगा आज आपको। बिल्कुल दिख रहा है, नहीं भी दिख रहा है तो मेरे बोलने पे ध्यान देना। मैं आपको नदी निकाल के बता रहा हूँ। बात कर रहे हैं चंबल नदी की। कौन सी नदी की? चंबल नदी की। थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ मैं इसको ताकि आपको क्लियर विजिबल हो पाए। देखो, आप स्टेट की बात करें पहले एक बार। किसकी बात करें? स्टेट की बात करते हैं।
तो यहाँ पर एक स्टेट है, इस स्टेट का नाम है पंजाब। क्या नाम है इसका? नाम है पंजाब, जिससे हमारे राजस्थान की कितनी सीमा लगती है आपको सर? 89 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर की? 89। पंजाब से थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर एक स्टेट मिलेगा हरियाणा। हरियाणा लंबाई कितनी राजस्थान के साथ में? 1262 किलोमीटर। इसके बाद में एक स्टेट और मिलेगा योगी नगरी के नाम से, आप कहोगे सर उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश? उत्तर प्रदेश। इसके बाद में उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी लगेगी? 877 किलोमीटर, 877। इसके बाद में एक स्टेट लगता है जिसका नाम है मध्य प्रदेश। कौन सा प्रदेश? मध्य प्रदेश। इसकी कितनी सीमा आपको सर? सर्वाधिक सीमा इसी के साथ में लगती है 1600 किलोमीटर। और एक स्टेट यहाँ पर मिलता है, स्टेट का नाम है गुजरात। कौन सी रात? गुजरात, 1022 किलोमीटर की। और यहाँ पर एक राष्ट्र आता है, देश आता है, जिसको आप अच्छे जानते हो, पाकिस्तान। कौन? पाकिस्तान। हमें यहाँ इस एमपी से मतलब है, वो मतलब ये है, वो देखिए आप कि एमपी में एक पहाड़ी है जो कि विंध्याचल पर्वतमाला पर है। विंध्याचल पर्वतमाला पर एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम क्या है? कौन बताएगा? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ये दिख रही है आपको? क्या ये? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ये विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है या श्रेणी है, ये इसके ऊपर यहीं पर ही एक पहाड़ियां हैं। ये पहाड़ियां क्या कहलाती हैं? इस पहाड़ियों का नाम है जाना पाव की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? जाना पाव की पहाड़ी। जाना पाव की पहाड़ी। ये जो जाना पाव की पहाड़ी हैं, वो जिस स्थान पर हैं उस स्थान का नाम है महू, या कभी कभार कह देते हैं महू छावनी, है ना? महू या महू छावनी। महू जिला शहर की बात कर रहे हैं तो ये किस शहर में आती है? आप कहोगे महू छावनी इंदौर शहर में है, और या इंदौर जिले में है, और ये आती है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर आती है? मध्य प्रदेश में। यहाँ से ये नदी निकलना स्टार्ट करेगी। कौन सी नदी? चंबल नदी। जाना पाव की पहाड़ी से इसका क्या हो रहा है? उद्गम हो रहा है। नदी का नाम चंबल नदी। जैसे ये जा रही, देखो ये जा रही, इस तरह से जाएगी, और यहाँ पर एक तहसील आएगी रावत भाटा जो चित्तौड़ में, फिर कोटा, फिर बूंदी, फिर सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर होते हुए यूपी में चली जाती है। कहाँ चली जाएगी? यूपी में चली। अब बात करें हम इस नदी की, तो इस नदी के बारे में क्या क्या देखना है कि आपसे पूछ ले राजस्थान से संबंध रखने वाले कौन कौन से जिले। तो सर एक जिला तो ये रहा, एक जिला ये रहा, एक जिला ये रहा। इन तीनों जिलों के नाम मैं आपके सामने लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। इस जिले का नाम है बूंदी। क्या है? बूंदी। इसके बाद में है, इस जिले का नाम है कोटा। क्या है? कोटा। और यहाँ पर आ रही है रावत भाटा जो कि चित्तौड़ में आता है। रावत भाटा जो कहाँ पर आता है? चित्तौड़गढ़ में आता है। तो राजस्थान में कितने जिलों से इसका संबंध है? पूर्ण केवल राजस्थान के जिले जो कि किसी के साथ सीमा शेयर नहीं करते, मतलब ये कह दूं केवल और केवल राजस्थान के जिलों के साथ में करती है, वो आपके बूंदी, कोटा और चित्तौड़, 3 जिलों के साथ। आप कहोगे कि किसी राज्य के साथ में भी कौन कौन करते हैं, तो आप कहोगे सर राज्य के साथ में तो आप देखो ना, ये रहे सवाई माधोपुर राजस्थान में और एमपी से टच कर रहा है, करौली मध्य प्रदेश और राजस्थान में, धौलपुर, करौली और राजस्थान में। मतलब दूसरे राज्यों के साथ में बात करें तो आपको एक जिला देखने को मिलता है, जिले का नाम है धौलपुर। धौलपुर के बाद में एक जिला आता है, जिले का नाम है करौली, जिसे हम डांग की रानी के नाम से जानते हैं। और एक जिला लास्ट में आपको देखने को मिलता है, जिले का नाम है सवाई माधोपुर। अब आप कहोगे सर गंगापुर सिटी नहीं आएगा क्या? दिखा दूं मैं आपको अच्छे से। ये रहा देखो गंगापुर सिटी, कहीं भी दूर दूर तक भी टच नहीं करता है इसको। ठीक है, नया जिला जी सवाई माधोपुर से अलग हुआ है। ठीक है,
तो आपसे कहे कि केवल राजस्थान में, इसे कहेंगे मुख्य नदी। चंबल नदी की लंबाइयों के क्रम में जब हम बात करेंगे तो दो परिप्रेक्ष्य में इसकी लंबाइयों को देखेंगे हम कि चंबल नदी की मुख्य नदी की लंबाई कितनी है। मुख्य नदी का मतलब है केवल राजस्थान में, और एक आएगा कुल लंबाई, ये कहेगा राजस्थान में कुल लंबाई। तो मुख्य नदी की जो लंबाई है राजस्थान में, यहाँ से लेकर कहाँ से, चित्तौड़ के 84गढ़ से लेकर ये बूंदी तक, कहाँ तक, बूंदी तक, जो आपको मिलेगी वो मिलेगी लगभग 135 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर की, 135 किलोमीटर की। यहाँ से यहाँ तक क्या बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो कि साझा है, साझा की बात कर रहे हैं। शेयरिंग में साझा कितना कर रही है, तो आप कह दोगे 242 से 252, लेकिन आप 252 मान के चलो, 252। बच्ची कुची कितनी होती है, शेष कितनी है, आप कहोगे जो रिमेनिंग है, जो कहाँ पर है, यहाँ एमपी में है। कहाँ पर है, एमपी में है, उसको हम कह देते हैं सर शेष जो है वो 664 किलोमीटर है। कितनी, 664 किलोमीटर है ये शेष जो है। अब इन सब को आप जोड़ते हो, इन सब को आप जोड़ते हो तो बनता है 966 किलोमीटर। लेकिन अभी नए डेटा के अकॉर्डिंग इसकी लंबाई बताते हैं 1051 किलोमीटर। आपको यही याद रखनी है, 1051 किलोमीटर, ठीक है ना। 600 और आपके 200 ही कितने हो गए, 600, 800, 900, 1000। हाँ बिल्कुल, इस पूरे को ऐड करोगे तो आपकी बिल्कुल ये आ जाएगी, ठीक है। तो आपको पता चल गया कैसे। अब सुनना, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो फिर, ताकि मैं अगले पेज पे चलूँ। हाँ चलो, लंबाई को देखकर एक मैं रफ आपके सामने डायग्राम बनाता हूँ। चंबल नदी की लंबाई, किसकी लंबाई, चंबल नदी की लंबाई, चंबल नदी की लंबाई के क्रम में आपसे पूछ लिए केवल राजस्थान में। पहले स्टार्ट कहाँ हुई थी, आप कहोगे सर एमपी से, तो हम केवल एमपी की बात करते हैं। केवल मध्य प्रदेश में, केवल मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कहाँ से, आप कहोगे सर जाना पाव की पहाड़ी से लेकर, जाना पाव की पहाड़ी से लेकर चित्तौड़ में एंट्री करने से पहले तक, से चित्तौड़ तक, ठीक है। कितनी लंबाई है, आप कहोगे सर लगभग डेटा बता रहा हूँ आपको, 664 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर की, 664 किलोमीटर की। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं, तो अब राजस्थान में आ जाएंगे, तो कह दूं केवल राजस्थान में, केवल राजस्थान में। तो केवल राजस्थान में कहां से कहां तक, आप कहोगे सर चित्तौड़ से लेकर कोटा, चित्तौड़गढ़ से लेकर कोटा, बूंदी में कोटा, बूंदी तक लिखो, चित्तौड़ से बूंदी तक। यहाँ तक कितनी लंबाई है, तो आप कहोगे सर 135 किलोमीटर, लगभग 135 किलोमीटर। इसके बाद में बात करते हैं हम साझा सीमा, साझा लंबाई, साझा लंबाई किसके साथ में, आप कहोगे सर राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ में है। किसके साथ में है, राजस्थान प्लस एमपी के साथ में। राजस्थान और एमपी के साथ में साझा सीमा जो है आपकी, वो है आपके 242 से लेकर 252 किलोमीटर तक, 242 से लेकर 252 किलोमीटर तक। इसमें कौन कौन से जिले आएंगे, आप लिखोगे सर सवाई माधोपुर से लेकर धौलपुर तक, सवाई माधोपुर से लेकर कहाँ तक, धौलपुर तक। लंबाई पूछी जाए तो आप लिख दोगे सर 242 से 252 किलोमीटर तक, ठीक है। ये आपकी कौन सी हो गई, तीसरे नंबर की। अब आप कहोगे सर कुल लंबाई भी तो बता दो, तो लास्ट पैराग्राफ आ जाएगा आपके कुल लंबाई का। तो कुल लंबाई कितनी है, 966 किलोमीटर, जो कि पहले थी, अभी करंट में 1051 किलोमीटर का डेटा आपको देखने को मिलता है। छाप लो इसको फटाफट से, इसको छाप लो। चंबल नदी की कुल लंबाई, चंबल नदी की लंबाई केवल एमपी में, केवल राजस्थान में साझा लंबाई
और कुल लंबाई। ध्यान रखना राजस्थान में, जो केवल राजस्थान में, इसको हम ये भी कह सकते हैं मुख्य लंबाई। कौन सी लंबाई? मुख्य लंबाई। राजस्थान में सबसे लंबी नदी यही है, चंबल नदी। लेकिन आपसे ये पूछ लिया जाए कि केवल राजस्थान में, नोट लगा के लिखना आप, नोट लगा के लिखोगे कि केवल राजस्थान में या पूर्णतः राजस्थान में, ऐसे लिखो, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। तब आंसर आएगा आपका बनास नदी। कौन सी नदी? बनास, क्योंकि खमनोर पहाड़ी से निकलती है, जो कि राजसमंद राजस्थान में है, और फाइनली रामेश्वर धाम में जाती है, जो कि सवाई माधोपुर, वो भी राजस्थान में है ना। इस नोट को जरूर ध्यान रखना है, बहुत काम की चीज है ये। राजस्थान में सबसे लंबी नदी चंबल नदी। सिर्फ इस तरह से लिखा है कि राजस्थान में सबसे लंबी नदी, राजस्थान में सबसे लंबी नदी, तो आप आंसर दे दोगे चंबल। लेकिन यहां पर क्या लिखा है, एक वर्ड आपको चेंज दिख रहा होगा, पूर्णतः। पूर्णतः, पूर्णतः आते ही कौन सा आंसर आ जाएगा? बनास आ जाएगा, वरना चलो कर लो स्क्रीनशॉट इसका। सभी स्क्रीनशॉट ले लें एक बार इसका। हो गया। चंबल नदी का अब देख लो उद्गम, चंबल नदी का उद्गम, चंबल नदी का विस्तार, चंबल नदी की लंबाई, उद्गम, विस्तार, लंबाई, मुहाना, संबंधित राज्य, संबंधित जिले, और उपनाम आगे देखेंगे। ठीक है, चलो इन पे चर्चा करते हैं। उद्गम मैंने बता दिया, कौन सी पहाड़ी? जाना पाव की पहाड़ी। कहाँ पर आती है जाना पाव की पहाड़ी? आप कहोगे सर महू में। कहाँ पर? महू में। और बात करें सर शहर कौन सा है या जिला कौन सा है? आप कहोगे सर इंदौर। स्टेट कौन सा है? तो आप बोल देना एमपी, मध्य प्रदेश। विस्तार कहाँ पर है? तो आप कहोगे सर राजस्थान की आप बात कर रहे हो ना, तो आप देखो चित्तौड़। राजस्थान के संदर्भ में बात करेंगे अपन, राजस्थान की जीके पढ़ रहे हैं तो चित्तौड़। चित्तौड़ के बाद में सर आ जाएगा कोटा, कोटा के बाद में आ जाएगा आपका बूंदी, बूंदी के बाद में आ जाएगा आपका सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद में एक जिला आ जाएगा आपके करौली। बोलो हाँ या ना? करौली। और लास्ट में जिला आ जाएगा आपका धौलपुर। कौन सा आ जाएगा? धौलपुर। लंबाई कितनी है सर? 966 या 1056 किलोमीटर। 1056 किलोमीटर, ये लिखा है यहाँ पे भी 1056 ही, सॉरी 1051। कैसे? ब्रैकेट में तोड़ के लिख देना। मऊ जाना पाव की पहाड़ी से लेकर चित्तौड़ तक आप कहोगे सर 242 से 52, 242 से, सॉरी 664, 664। फिर राजस्थान में सर 135। सर फिर साझा 242 से लेकर 252, इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम 664 प्लस 135 प्लस 252। तो आपको पता चल जाएगा कहाँ को। जिन्होंने ये क्लास पूरी स्टार्टिंग से ली है उनको तो इजीली समझ में आ जाएगा।
ये क्या गणित है। मुहाना कहाँ पर होता है, तो आप कहोगे सर मुरादगंज में। कहाँ पर, मुरादगंज। कहाँ आता है सर, सर ये इटावा शहर में आता है। कौन से शहर में, इटावा शहर। और ये कहाँ पर आता है, ये आपके उत्तर प्रदेश में आता है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। ठीक। राज्य कौन कौन से संबंधित हैं, आप कहोगे सर जहां से निकलती है उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। कौन सा प्रदेश, मध्य प्रदेश। उसके बाद में कहाँ जाती है सर, मैं कहूँगा राजस्थान में। कहाँ पर, राजस्थान में। उसके बाद उत्तर प्रदेश में। कौन से प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। और बात करें राजस्थान के जिले के बारे में, तो हमने लिख भी दिया सर। स्टार्टिंग होती है चित्तौड़ से, चित्तौड़ के बाद में कोटा, कोटा के बाद में बूंदी। सीक्वेंस भी पूछ सकता है आपसे, मुहाने से उद्गम तक कौन कौन से जिले, फिर सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। ये इस तरह का आपका सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगा। कर लो, लिख लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, चलें फिर आगे। उद्गम, विस्तार, लंबाई, मुहाना, राज्य और जिले। चलो आगे चलते हैं। बात कर रहे हैं उपनाम की, इसके उपनाम की। इसमें कभी पानी खत्म नहीं होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं 12मासी नदी, पेरिनल रिवर, 12मासी नदी। जैसे हम कहते हैं पेरिनल रिवर। ये हमारे कम मेंटेनेंस में सभी को अच्छा पानी देती है, इसकी वजह से हम कहते हैं राजस्थान की कामधेनु। राजस्थान की, ना ही कभी बाढ़ लेके आती है ये, राजस्थान की कामधेनु। अच्छा कमेंट करें, राजस्थानी कामधेनु किस गाय को कहा जाता है, राजस्थान की कामधेनु किस गाय को कहा जाता है बताएं। ठीक है, तो राजस्थानी कामधेनु, या और एक नाम और आता है इसका चर्मण्यवती, चर्मण्यवती के नाम से भी इसको जानते हैं। ये जो नदी है वो बीहड़ निर्माण में, किसमें, बीहड़ों का सर्वाधिक निर्माण करती है। बीहड़ों को हम कह देते हैं बीहड़ अवनालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन। इसे कहते हैं गली इरोजन, अपर्दन, गली इरोजन, अपर्दन। बड़े बड़े बीहड़ या एक डांग भूमि का भी निर्माण करती है, बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण करती है अवनालिका अपर्दन, या इन्हीं को हम कह देते हैं उत्खात, उत्खात भूमि का निर्माण करती है, उत्खात भूमि का निर्माण करती है। बीहड़ अवनालिका अपर्दन उत्खात भूमि का निर्माण करती है। कौन, चंबल नदी। उत्खात का मतलब होता है इंग्लिश में बैड लैंड, बैड लैंड। ये इसके उपनाम हो गए, छाप लो फटाफट से उपनाम को भी, उपनाम छापो। ले लो भाई स्क्रीनशॉट। ये अलग से पॉइंट है ना, उपनाम में नहीं है। चंबल नदी निकलती कहाँ से, आपने कहा सर एमपी से, तो अभी तो बताया आपने मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर कहाँ चली जाती है, मुरादाबाद, मुरादगंज, इटावा, यूपी में। तो ध्यान रखना, यहाँ से राजस्थान में एंट्री करती है, कहाँ पर, यहाँ से। कहाँ एंट्री करती है, राजस्थान में एंट्री करती है। राजस्थान में एंट्री कर दी, ये राजस्थान में, तो यहाँ पर एमपी है ये, बिल्कुल सर मध्य प्रदेश है। ये हमारा राजस्थान है और ये हमारा यूपी है। यूपी में जहाँ खत्म हो जाती है ये, यूपी में
जहाँ खत्म हो जाती है उस स्थान का नाम है पीनाहट। पीनाहट, पीनाहट। तो राजस्थान में ये पूरी लगभग है ना। तो एमपी में इस नदी पर एक बांध बना हुआ है। एमपी में इस नदी पर क्या बना हुआ है? एक बांध बना हुआ है, ये रहा। ऐसे बना लो, ठीक रहेगा। एमपी पर इस नदी में एक बांध बना हुआ है। इस नदी पर, इस बांध का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट बांध है ये, जो कि चंबल नदी पर सबसे लंबा बांध है। इसका नाम है गांधी सागर बांध। कौन सा सागर? गांधी सागर बांध। आपसे पूछ लिया जाए कि गांधी सागर बांध किस नदी पर है, तो आप कहोगे चंबल नदी पर। और आपसे पूछे कि चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो आप कहोगे गांधी सागर बांध। क्या फैक्ट है इसके बारे में? चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध या लंबा बांध वो कौन सा है? आपके गांधी सागर बांध। जैसे राजस्थान में एंट्री लेती है तो इस स्थान का नाम है चौरासीगढ़। कौन सा गढ़? चौरासीगढ़। ये चौरासीगढ़ किस जिले में आता है? चित्तौड़गढ़ में। तहसील पूछी जाए तो आपसे, तो आप बता दो इसे रावत भाटा में। रावत भाटा। यहाँ से जैसे एंट्री लेती है तो यहाँ से इस तरह से गहरे गोर्ज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? इसको कहते हैं गोर्ज। एक गहरे गोर्ज का निर्माण करती है। और जहाँ से ये पानी फॉल होता है नीचे की ओर, वाटरफॉल होता है, तो यहाँ पर एक वाटरफॉल भी बनाती है जिसका नाम है चूलिया वाटरफॉल। चूलिया जलप्रपात। जो कितना मीटर ऊंचाई का है? आपको वैसे 18 मीटर। फिर जाने के बाद में फिर यहाँ पर चित्तौड़ आ गया। चित्तौड़ के बाद में आ गया आपके कोटा। कोटा के बाद में आपके आ जाएगा बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है। यहाँ कोटा में इस पर दो बांध बने हुए। पहले चित्तौड़ में बांध बना देते हैं। एक चित्तौड़ में बांध बना हुआ है। इस बांध का नाम है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है? ये चित्तौड़ में। एक बांध तो हो गया हमारा गांधी सागर बांध, 1 नंबर। 2 नंबर बांध है राणा प्रताप सागर बांध। फिर कोटा में एक बांध आता है जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध। और एक कोटा में एक और बांध आता है जिसका नाम है कोटा बैराज। कौन सा बैराज? कोटा बैराज। इनके चरण पूछ लिया जाए कि किस किस चरण में कौन कौन से, तो ध्यान रखना इसका चरण था फर्स्ट। प्रथम चरण में इसका निर्माण हुआ था, फर्स्ट चरण। और फर्स्ट चरण के साथ साथ में ही लास्ट चरण भी हुआ था। ये तीसरा चरण। ये फर्स्ट और लास्ट जो बांध है वो एक ही चरण में हुए थे, चरण नंबर 1। चरण नंबर 2 में और चरण नंबर 3 में। आपसे पूछ लिया जाए कि चंबल नदी पर कितने चरणों में कितने बांधों का निर्माण, तो आप लिखोगे 4 चरणों में। कितने चरणों में? 3 चरणों में 4 बांधों का निर्माण। कब? 1962, 1970, 1972, लगभग कुछ इस तरह डेट्स हैं। ये क्लियर नहीं इसको मैं बाद में आपको लिखवा दूंगा। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि कितने चरणों में कितने बांधों का निर्माण, तो आप बता दोगे कि 3 चरण और 4 बांधों का निर्माण। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध कहां पर? राजस्थान में। तो आपका आंसर आएगा राणा प्रताप सागर। राजस्थान में चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध या लंबा बांध। राजस्थान में चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध। राजस्थान में बात करेगा
तो आंसर क्या रहेगा? राणा प्रताप। राजस्थान में कौन सी नदी? चंबल नदी पर। लेकिन आपसे पूछे कि सिर्फ चंबल पर, कि राज्य का नाम नहीं ले, कि सिर्फ चंबल पर सबसे बड़ा बांध कौन सा होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा गांधी सागर बांध। ठीक है, करो, नोट डाउन करो इसको फटाफट, इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। इसमें सही लिखे थे 1960 में पहला चरण और चौथा चरण। पहला चरण मतलब पहला बांध और दूसरा बांध। 1970 में दूसरा बांध, 1972 में तीसरा बांध। मतलब बांध नंबर 1 और बांध नंबर 4 का निर्माण पहले चरण में हुआ था। कौन से चरण में? पहले चरण में। दूसरे चरण में दूसरा, तीसरे चरण में तीसरा। 60, 70 और 72, 60, 70 और 72, बस इसको देख लें। और बाकी की इसकी और सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी हैं, जैसे कि हम बात करेंगे कपासी की, काली सिंध, पार्वती, सीप, कुनू, ऊपर से बामनी, मेज की सहायक नदी मांगली, जिस पर भीमलत वाटरफॉल है। तो इसकी बात कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए आपको लगभग सफिशियंट होगा ये। तो आज की क्लास कैसी लगी आप सभी को कमेंट के माध्यम से बताएं। अच्छी लगी तो क्लास को शेयर करें। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही रखा है, मुझे पता है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।